हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, स्थानीय मान की विधियाँ। इनमें से कौन कौन सी विधियाँ थी, भारतीय मान और अंतर्राष्ट्रीय मान, या तो भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। आज की क्लास में उसके आगे के टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कौन सी टॉपिक होगी, संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार को जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें जान लेना सही रहेगा। चलिए उनको देखते हैं। क्या है पहला, शून्य। शून्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जीरो। इसका संकेत क्या है, ओ। अंग्रेजी का जो ओ लेटर है उसके जैसा हम लोग इसको संकेत करते हैं, या उसके जरिए हम लोग इसको दर्शाते हैं। तो ये शून्य क्या है, सबसे छोटा अंक है। और शून्य क्या है, अकेले में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर सिर्फ शून्य लिख दिया जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कि हमने एक कहावत बोला जाता है, या हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अगर कोई भी संख्या या कोई भी अंक के आगे कितना भी शून्य क्यों ना लगा लो, उसका मान में कोई अंतर नहीं होता है। तो मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे 0001 लिखें, ये और सिर्फ 1, ये दोनों का मान क्या है, बराबर है। यहाँ जो आगे जो 3 जीरो है या जो 3 शून्य है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ कहा गया है, अकेले में कोई अस्तित्व नहीं है। अगर सिर्फ शून्य लिखा जाए तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन यही जगह अगर कोई संख्या के बाद अगर शून्य लिखा जाए तो उसका अपना अस्तित्व होता है। ये पूरा जो संख्या है इसका मान ही बदल जाता है। अच्छा, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं कि शून्य से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। पहला क्या है, किसी संख्या में शून्य जोड़ने या घटाने पर संख्या का मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे हम लोग एक के साथ शून्य जोड़ें तो भी एक ही आएगा, और एक के साथ अगर हम लोग शून्य घटाएं तो भी क्या आएगा, हम लोग का एक ही आएगा। तो कोई भी संख्या में अगर हम लोग जीरो जोड़ रहे हैं या तो घटा रहे हैं तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कहलाता है हम लोग के यहाँ पे, किसी संख्या में शून्य को गुना करने पर गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग 5 गुना शून्य करते हैं तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना है। बहुत कोई हड़बड़ी में ये चीज़ भूल जाते हैं, और बहुत सारा जगह ये ट्रिक्स ही हम लोग के लिए टाइम सेविंग का काम करता है कि कोई भी संख्या को अगर शून्य से गुना कर दिया जाए तो उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग, शून्य का किसी संख्या में भाग अपरिभाषित है। शून्य से हम लोग कोई भी संख्या को भाग नहीं दे सकते। मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे 5 को शून्य से भाग दें तो ये क्या होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि 5/0, इसका क्या मतलब है, 5 को हम लोग 0 से भाग देना है, तो इसका हम लोग को क्या आता है, इन्फिनिटी, या तो अनंत कहलाता है। कोई भी संख्या के नीचे अगर 0 आ गया फ्रैक्शन में, या फिर कोई भी संख्या को अगर हम लोग 0 से भाग दे रहे तो वो क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अच्छा, अब चलिए चलते चौथे पॉइंट की ओर। चौथे पॉइंट में क्या कहा गया है, शून्य को किसी संख्या के बाईं ओर लिखने पर संख्या का मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु दाईं ओर लिखने पर संख्या के मान में 10 गुना वृद्धि हो जाती है। जैसा सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने कहा वही यहाँ पे लिखा गया है कि अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 0.006 भी लिखते हैं तो इसका मान किसके बराबर होगा, 6 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये जो तीनों शून्य थी ये क्या थी, कोई भी संख्या के बाईं ओर थी। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, अगर बाईं ओर लिखने पर संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो चीज़ यहाँ पे कहा गया था। लेकिन वही जगह अगर कोई भी संख्या या कोई भी अंक के अगर दाईं ओर लिखा गया, मान लीजिए यहाँ पे 7 के पीछे अगर 0 जोड़ दिया गया तो इसका मान पूरा बदल गया। इसका मान क्या हो गया, अब 70 हो गया। क्या हो गया, इसमें 10 गुना वृद्धि हो गई है। इस तरह अगर इसमें और एक जीरो बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो पहले 70 था उसमें 10 गुना वृद्धि कितना हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा। उस तरह अगर और एक शून्य बढ़ा देंगे तो जो पहले 700 था वो क्या हो गया, 10 गुना वृद्धि हो गई 7000 हो गया अब। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि शून्य का शून्य से गुना यह भाग अपरिभाषित है। शून्य गुना शून्य ये भी अपरिभाषित है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। और 0/0 ये भी अपरिभाषित है। तो ये 5 पॉइंट्स था, ये 5 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, शून्यतर संख्याएं। शून्यतर संख्याएं का क्या मतलब है, शून्य को छोड़कर अन्य सभी अंकों को शून्यतर संख्या कहते हैं। शून्य को छोड़कर मतलब बाद बाकी कितनी संख्याएं हैं, जैसे सबसे पहला क्लास में हमने बताया था 0 से लेके 9 तक ये सारी अंकें हैं। इसी सारी अंकों से मिलके कोई भी संख्या बनती है। तो 0 से लेके 9 तक में 0 को अगर हटा दिया जाए तो कौन कौन सा बच रहा है, 1 से लेके 9 तक। 1 से लेकर 9 तक जितने भी अंक हैं वो सभी को क्या कहलाया जाएगा, शून्यतर संख्या है। अच्छा, अब चलिए इसका आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे संख्या। तो संख्या किसे कहते हैं, कितनी वस्तुएं हैं इस पंक्ति का
जिससे बोध होता है उसको क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ कुछ जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जहाँ से गिनती शुरू होती है, उसको क्या कह सकते हैं? संख्याएं कह सकते हैं। जैसे अगर किसी ने कहा कि वहाँ देख के बताओ कि वहाँ पे कितने पेड़ हैं, तो जब हम लोग गिनती करते हैं या तो हम लोग को इस सवाल का जवाब मिल जाता है कि कितना है या कितनी वस्तुएं हैं। तो जहाँ पे ये सवाल का जवाब मिलता है वही सब क्या कहलाता है? संख्या कहते हैं उसी को। या दूसरे शब्दों में क्या देख सकते हैं? एक, दो या दो से अधिक अंकों के मिलने से प्राप्त व्यंजकों को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। उदाहरण क्या है? 7 है, 13 है, 245। इस तरह बढ़ते रहेगा। मान लीजिए 7, 8, 9 हो गया, 7, 8, 9, 5, 4 हो गया। तो जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ वहाँ पे इतनी पेड़ है या तो वहाँ पे इतनी सारी वस्तुएं हैं, उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। आप लोग में से तो सबको पता ही होगा ये कि क्या है? संख्याएं अनंत होती है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता। आप गिनती करते रहिएगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जिसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं? ये है इन्फिनिटी का साइन या तो अनंत का साइन। मतलब 8 को क्या होता है? जो हम लोग 8 लिखते हैं ऐसे, उसको इसमें सुला दिया जाता है। ये हम लोग हो गया इन्फिनिटी। अच्छा, उसके आगे आप देखते हैं संख्याओं के प्रकार। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो अभी यहाँ से स्टार्ट होता है। उससे पहले जो बेसिक नॉलेज आप लोग को एक जानकारी रखना चाहिए था ये टॉपिक को समझने के लिए, वो सब इससे पहले मैंने आपको बता दिया। क्या था? शून्य और शून्येतर संख्याएं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग को मेन टॉपिक की ओर, संख्याओं के प्रकार। तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ? प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। यह क्या कहा जाता है? इनको गिनती की संख्याएं भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका जवाब आप लोगों को आगे मिल जाएगा। देखिए, इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो एक चीज़ आप लोग से हम पूछते हैं कि प्राकृत में या तो प्राकृतिक में कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका अस्तित्व शून्य होगा? वो कभी पॉसिबल है ही नहीं। हम कोई भी वस्तु को अगर हम लोग देखते हैं तो एक से देखते हैं कि वहाँ एक मेज पड़ी हुई है, वहाँ पे एक पेन रखा हुआ है, वहाँ पे एक पेड़ है, तो कुछ भी है तो कहाँ से शुरू होता है? एक से शुरू होता है। इसी चलते उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और या गिनती की संख्याएं। गिनती में हम लोग का कहाँ से शुरू होती है? एक से। कभी भी तो गिनती हम लोग की जीरो से नहीं शुरू होती है। कोई भी चीज़ को अगर समूह में कुछ भी चीज़ रखा हुआ, मान लीजिए एक समूह में कुछ गेंद रखी हुई है, या तो कुछ भेड़ बकरी है, या तो मुर्गी है, या कुछ भी है, तो अगर किसी ने आपसे कहा कि आप गिन के बताओ कि वहाँ पे कितनी मुर्गियाँ हैं, तो आप क्या करोगे? शून्य से तो नहीं गिनना शुरू करोगे, आप गिनना कहाँ से शुरू करोगे? एक से। तो इसी चलते गिनती कहाँ से शुरू होता है? एक से। तो ये जो प्राकृत या प्राकृतिक संख्या है उसको क्या कहा जाता है? गिनती की संख्या भी कहा जाता है। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? नेचुरल नंबर्स। तो इसका कहाँ से शुरू हो रहा है? एक से शुरू हो रहा है। 1, 2, 3, 4, और ये कहाँ जाके ख़त्म होगा? अनंत तक। इसका कोई अंत ही नहीं है। आप जितना बढ़ सकते हो, इसका कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो यहाँ देख सकते हो इसका डेफिनेशन क्या था? गणना या गिनती की संख्याएं को प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को एन, कैपिटल एन या स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि किससे प्रदर्शित किया जाता है? एन, कैपिटल एन या तो स्मॉल एन से। अथवा यहाँ पे क्या है? प्राकृतिक संख्या वो संख्या है जो एक से शुरू होकर अपरिमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, रूप से बढ़ती रहती है। जिस उदाहरण क्या है यहाँ पे? जो कैपिटल एन या स्मॉल एन, यहाँ यहीं पे आप लोग पढ़े कि प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन या स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो उदाहरण में नेचुरल संख्या कौन कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर अनंत तक। देखिए यहाँ पे जो एक सिंबल यूज हुआ है यही है आपका अनंत का साइन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। क्या है? स्मरणीय बिंदु। एक सबसे छोटी व पहली प्राकृतिक संख्या है। ये सबसे छोटी है, इससे छोटी कुछ भी चीज़ नहीं हो सकती है। शून्य या तो ऋणात्मक संख्या, वो कभी प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकती है, क्योंकि प्राकृतिक में या प्रकृति में कोई भी चीज़ का शून्य या नेगेटिव में कोई भी चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है। किसी का भी अस्तित्व है तो कहाँ से शुरू होता है? वो एक से शुरू होता है। जैसे वहाँ पे एक आदमी खड़ा है, वहाँ पे 2 आदमी खड़ा है, तो शुरू कहाँ से होता है? एक से शुरू होता है। कोई नहीं कहेगा कि वहाँ पे शून्य आदमी खड़ा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों को याद रखनी थी। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या में देखना होगा कि जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाता है। मतलब क्या होगा यहाँ पे? पूर्ण संख्या में शून्य प्लस जो आपका नेचुरल नंबर था, मतलब जो प्राकृतिक संख्या थे, जो आपका नेचुरल नंबर था, तो नेचुरल नंबर में अगर हम लोग शून्य को भी जोड़ दें तो वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या है या तो होल नंबर। होल से ही हम लोग क्या समझते हैं? सारा का सारा संख्या है। या पूर्ण से भी हम लोग वही समझते हैं, सारा। तो नेचुरल नंबर या होल नंबर के क्या मतलब है? जितनी भी संख्या है, तो उसमें क्या होगा? जीरो भी सम्मिलित होगा। तो इसका जो डेफिनेशन था क्या है? जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाता है तब वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है तथा उनके समुच्चय को W से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे नेचुरल संख्या या प्राकृतिक संख्याओं को किससे दर्शाया जाता था? कैपिटल एन या तो स्मॉल एन से। उसी तरह इसको किससे दर्शाया जाता है? कैपिटल W से।
एग्जाम्पल क्या है, कैपिटल डब्ल्यू का क्या मतलब है, होल नंबर। होल नंबर क्या है, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अच्छा, अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखनी वो है शून्य सबसे पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि शून्य क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन एक क्या है, एक है आपका सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ये चीज़ याद रखिएगा, 0 प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से, जबकि 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे पहली तथा छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य है। अच्छा, अब चलिए आगे आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का क्या मतलब है, इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी समूलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो उसमें क्या होगा, उसमें उन सभी संख्याओं का ऋणात्मक तथा उन सभी संख्याओं के ऋणात्मक के साथ साथ शून्य को भी अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। जैसे इसको हम लोग, अच्छा इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। इसका जैसे एग्जांपल देख लिया जाए, आपका -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर उसका धनात्मक में आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। उसी तरह इधर भी अनंत तक जाएगा और आपका इधर भी अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत बढ़ेगा, इधर भी अनंत तक बढ़ेगा। तो अब आते हैं इसका आगे, ये क्या है, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। क्या है, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब प्राकृतिक संख्याओं के धन पूर्णांक कहते हैं तथा इसमें इसके समुच्चय को i+ से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वो क्या है, धन पूर्णांक है। अच्छा, ये पूर्णांक है, ये आपका जो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याओं के ही दो प्रकार के अंदर आता है। ये आपका क्या आता है, एक धन पूर्णांक और दूसरा क्या आता है, ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक क्या है, धन पूर्णांक कुछ नहीं, बस प्राकृतिक संख्याएं सभी धन पूर्णांक कहलाती है। और ऋण पूर्णांक क्या है, ऋण पूर्णांक है प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याएं। मतलब जैसे प्राकृतिक संख्या 1 है, 2 है, 3 है, उसी तरह इसका ऋणात्मक मतलब -1, -2 और -3, इसी तरह आगे आपका बढ़ते रहेगा। तो ये क्या कहलाएगी, उसकी ऋणात्मक पूर्णांक या तो ऋण पूर्णांक। तो पूर्णांक कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होता है आपका धन पूर्णांक और दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। अच्छा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना होगा पूर्णांक में, कि शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ऋण पूर्णांक है। मतलब क्या है, शून्य किसी तरफ में भी नहीं आता है, ना तो ये आपका पॉजिटिव की तरफ आता है और ना ही ये नेगेटिव की तरफ आता है। ये क्या है, ये बीचों बीच है, मतलब ये न्यूट्रल है। 0 ना तो आपका धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। अच्छा, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखनी है। और दूसरा पॉइंट क्या है, ऋण पूर्णांक संख्याओं का मान 0 से कम तथा धन पूर्णांक संख्याओं का मान 0 से अधिक होता है। तो अगर हम लोग देखें इसको, अगर अच्छे से समझे तो क्या होगा, हम लोग 0 से अगर यहाँ पे लिखते हैं तो 0 के दाईं ओर हम लोग को क्या लिखा जाएगा, 1, 2, 3, यानी है जितना धन पूर्णांक है वो सारी और दाईं ओर लिखी जाएगी, और जितनी आपकी ऋणात्मक संख्या तो ऋण पूर्णांक होगी वो क्या होगा, बाईं ओर लिखी जाएगी। 0 की यहाँ क्या आएगा, -1, -2, यहाँ क्या आएगा, -3, इसी तरह इधर अनंत तक बढ़ते रहेगी। तो 0 से अगर हम लोग दाईं ओर जाते हैं तो क्या होगा, ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, और अगर इसके बाईं ओर आएंगे तो क्या हो रहा है, ये घटते हुए क्रम की ओर आ रहा है। तो इसी चलते क्या है, 0 से ऋण पूर्णांक संख्याओं का मान 0 से कम, मतलब ये जो आपका ऋण पूर्णांक संख्या है इसका मान क्या हो रहा है, 0 से कम है, जबकि धन पूर्णांक संख्या ये जो दाईं ओर है इसका मान क्या है, 0 से अधिक है। मतलब अगर इधर जा रहे तो ये पॉजिटिव हो रहा है, इधर जा रहे तो ये नेगेटिव हो रहा है। तो अगर बाईं ओर जाएंगे तो हम लोग उसका मान क्या होगा, 0 से कम होगा, और अगर दाईं ओर जाएंगे तो उसका मान क्या होगा, 0 से अधिक होगा। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया ये वाला पॉइंट में, कि आपका ऋण पूर्णांक संख्याओं का मान 0 से कम तथा धन पूर्णांक संख्याओं का मान 0 से अधिक होता है। अच्छा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्या है, सम संख्या। ये तो आप लोगों में से सभी को लगभग पता ही होगा, सम संख्या, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा है, वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, सम संख्या कहलाती है। मतलब क्या है, जो भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, मतलब जो रिमाइंडर या तो जो शेष नहीं छोड़ता है, जो पूर्णतः। जैसे अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे ले लें 8, तो 8 को अगर 2 से भागा दे हम लोग, यहाँ अगर 8 को 2 से भागा दे तो क्या होगा, 8 4 दूनी 8, तो ये क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगा। यहाँ पे हम लोग को कुछ शेष बच रहा है, कोई भी शेष नहीं बच रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे कहलाया गया कि जो संख्या, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह आगे आप पे बढ़ते रहेगा। मतलब एक तरह से कह ले कि 2 का जो पहाड़ा है,
तो 2 का पहाड़ा जो कोई भी होगा वो आपका क्या होगा, सम संख्या कहलाएगा। अच्छा, और एक इसका सम संख्या में होने के लिए अगर मान लीजिए कोई एक बड़ा सा संख्या दे दिया जाए, 2 5 6 8 7 9 6, लास्ट में 6 है। अच्छा, अगर हम लोग को इसमें बताया गया कि सम संख्या है कि नहीं, हम लोग को कैसे पता चलेगा? अब ये पूरा संख्या को अगर हम लोग 2 से भाग देने जाएंगे तो इसमें तो हम लोग को ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो इकाई का अंक है, कौन सा इकाई का अंक है, ये जो 6 है, ये कौन सा है, इकाई का अंक है। तो इकाई के अंक की जगह हम लोग का क्या होगा, देखिए संख्या के इकाई के अंक में हम लोग का 0 2 4 6 या 8, अगर ये पाँचों में से कोई भी रहा तो वो क्या होगा, सम संख्या होगी। ये इकाई का, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसका इकाई की जगह पे 0 2 4 6 8 है तो ही वो क्या होगा, सम संख्या होगा। और अगर इसके अलावा है, मान लीजिए अगर 1 3 5 7 और 9 रहा तो क्या कहला, वो क्या होगा, वो सम संख्या नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो विषम संख्या होगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सम संख्या तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि वो संख्या है जो 2 से पूर्णतः भाग जाती है, जो शेष कुछ नहीं मतलब बचता है। अगर 2 से उस संख्या को भाग दिया जाए तो शेष जिसमें नहीं बचता है वो पूर्णतः भाग जाता है, उसको क्या कहते हैं, सम संख्या। और सम संख्या का क्या होना चाहिए, अगर कोई बड़ी सी संख्या है उसको कैसे पता चलेगा उस समय की नहीं है, उसके लिए हम लोग को उसका इकाई का अंक देखना होगा। इकाई का अंक में क्या होना चाहिए, 2 6 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। अच्छा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपकी विषम संख्या। विषम संख्या में क्या है, विषम संख्या को क्या कहते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या है, वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। इसका क्या मतलब है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं जाती है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 97 ले लिए, इसको अगर हम लोग 2 से विभाजित देते हैं, 4 दूनी 8, 1 फिर 7 नीचे आ जाएगा, क्या होगा यहाँ पे 8 दूनी 16, क्या हुआ, 1 शेष बचा, तो ये हम लोग का शेष तो 1 बच गया। अब तो ये 2 से तो पूर्णतः ये विभाजित नहीं हुई, तो क्या होगा, ये जो 97 है, ये जो 97 है आपका, ये क्या है हम लोग का, ये हो गया हम लोग का ऑड नंबर या तो विषम संख्या। ये क्या होगी, विषम संख्या या तो ऑड नंबर कहलाया। यहाँ देखते हैं विषम संख्या वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, वो क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। अब इसमें भी एक पॉइंट, जैसे एग्जांपल क्या हो गया, 1 3 5 11 17, इसी तरह आपका बढ़ते रहेगा। अब इसमें एक याद रखने वाले पॉइंट है, वो क्या है कि प्रत्येक विषम संख्या का इकाई अंक कितना होना चाहिए, 1 3 5 7 और 9। जैसे कि सम संख्या में क्या था, सम संख्या में था आपका अंतिम संख्या या इकाई की जगह पे क्या होना चाहिए था, 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए था। लेकिन विषम संख्या में क्या होगा, विषम संख्या में आप लोगों का होगा 1 3 5 7 और 9। ये सभी आपका इकाई की जगह पे, कौन सी जगह पे होगा, इकाई के स्थान पर होना चाहिए। इकाई के स्थान पर अगर ये सभी अंक हो तो वो क्या होगा, सम होगा, और अगर ये सभी अंक है तो वो क्या होगा, वो विषम कहलाएगी। अच्छा, ये तो समझ गए सम संख्या और विषम संख्या। अब चलिए आगे जाते हैं। अब अगला क्या आता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। ये क्या है, वो संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो क्या कहता है, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। इसका क्या मतलब निकल के आता है कि वो संख्या, अगर कोई संख्या वो किससे जाएगी, सिर्फ एक से और स्वयं से, ये दोनों के अलावा वो दूसरा कोई भी संख्या से या कोई भी अंक से वो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, वो क्या कहलाएगी, आपका अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे हम लोग देख लें यहाँ पे 2, एक मिनट यहाँ पे 2 देख लेते हैं, तो 2 किससे किससे विभाजित होगी, ये 1 से होगा और 2 से होगा, मतलब 1 से और स्वयं से विभाजित होगी। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। ये हम लोग को क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अब इसके अलावा दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे 3 लेते हैं, तो 3 किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, और ये 3 से जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, ये 1 से जा रहा है और स्वयं से जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये प्राइम नंबर हो जाएगा। अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं 4, तो 4 किससे किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा और 4 से जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये 4 किससे किससे जा रहा है, 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है और स्वयं से जा रहा है। लेकिन हम लोग का प्राइम नंबर में क्या कहा गया है, प्राइम नंबर का हम लोग का कंडीशन है कि वो 1 से और स्वयं से जाना चाहिए, उसके अलावा कोई अतिरिक्त दूसरे कोई संख्या से नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे 4 किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है, तो क्या ये 4 प्राइम संख्या होगा, ये 4 प्राइम संख्या नहीं है। अच्छा, अब इसी तरह मान लीजिए 5 को देख लेते हैं। 5 किससे किससे जाएगी, 1 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा और
डायरेक्ट 5 से जाएगा। तो 1 किससे किससे जा रहा है, 5 किससे जा रहा है, 1 से और स्वयं से। तो क्या ये प्राइम संख्या होगा? हाँ, ये प्राइम संख्या होगा, ये प्राइम संख्या है। तो उसी तरह और भी एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए, बस एक ही एग्जांपल्स लेके अभी हम आपको समझाते हैं फिलहाल। मान लीजिए अगर हम लोग 13 लेते हैं, तो 13 किससे किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। आगे आगे ऐसा कर करके सबसे हम लोग देख सकते हैं ये बस 1 से और 13 से विभाजित जाएगा, उसके अलावा कोई दूसरा से विभाजित नहीं जाएगा। तो क्या ये प्राइम नंबर है? तो हाँ, ये प्राइम नंबर है। अब और एक बात, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों से कहा कि 13 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये 2 से जाएगा कि ये 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा? तो उसके लिए हम लोग को या तो 4 से इस संख्या को भाग दे के देखना होगा, तो ही हम लोग को पता चलेगा कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बिना भाग दिए हम भी एक ट्रिक्स है जिसके जरिए हम लोग जान सकते हैं कि ये जो संख्या, कोई भी एक संख्या है, वो संख्या दिए गए अंक से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी। तो वो हम लोग आगे के टॉपिक में उसको कवर करेंगे। अच्छा, तो अब वापस आते हैं। तो ये आपका भाज्य संख्या तो क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल में क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और भी आगे जैसे 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा, उसी तरह फिर 29 आएगा, उसी तरह ये आगे बढ़ते रहेगा। जैसे 37 आएगा। यहाँ देखा जाए क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ, केवल 2 ऐसी सम संख्या हैं जो अभाज्य है तथा ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ कौन सी संख्या है, ये कौन सी अंक है, 2 ऐसी सम संख्या है। इसके अलावा बातों की क्या है, सब विषम है। कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है 2 के अलावा जो आपका अभाज्य है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ 2 है, 2 के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है, जो कोई भी 2 के अलावा दूसरा कोई भी सम संख्या नहीं है जो आप लोगों का प्राइम नंबर है। सिर्फ 2 ही है, 2 ही ऐसी सम संख्या है जो आपका प्राइम संख्या है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। अब इसमें देख सकते हैं वो संख्या जिनका एक व स्वयं का अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब ये क्या हो गया, जो आपका भाज्य संख्या है उसके बिल्कुल विपरीत। जैसे एग्जाम्पल क्या है, 4 है, 12 है, 16 है, 21 है, ये आदि। इसको हम लोग इसीलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे 12 को लेते हैं। 12 किससे किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा और स्वयं 12 से भी जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है, वो संख्या है जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक होना चाहिए, एक या एक से अधिक होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, एक और स्वयं से तो जा ही रहा, एक और स्वयं के अलावा भी वो 2, 3, 4 और 6 ये चारों संख्याओं से भी वो जा रहा। तो ये हम लोग का 12 क्या कहलाएगा, 12 हम लोग का कहलाएगा अभाज्य संख्याएँ। अब इसके अलावा हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अभाज्य संख्याएँ का। 16 मान लीजिए हम लोग, 16 किससे किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 8 से जाएगा और 16 से जाएगा। मतलब ये 1 से और स्वयं से भी जा रहा। उसके अलावा ये जो तीनों संख्या है 2, 4 और 8, ये तीनों से भी जा रहा है। तो 16 भी क्या होगा हम लोग का भाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या के यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए। क्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। एक क्या है, ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। और दूसरा पॉइंट क्या है, भाज्य संख्याएँ सम व विषम दोनों हो सकती है। इसमें वैसा कुछ नियम नहीं है कि भाज्य संख्याएँ सिर्फ सम होगी या भाज्य संख्याएँ सिर्फ विषम होगी, वैसा इसमें कुछ है नहीं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे आपका एग्जांपल लेते हैं 49, तो 49 आपका किससे किससे जाएगा, 1 से जाएगा, फिर आपका 2 से नहीं जाएगा, फिर आपका 3 से भी नहीं जाएगा, इसी तरह ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 के अलावा ये जाएगा 49 से जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, ये 49 7 से भी जाता है। तो ये एक और स्वयं, उसके अलावा भी तो कोई दूसरा संख्या से जा रहा। तो इस चलते जरूरी नहीं है कि वो सम संख्या ही हो, वो विषम भी हो सकती है। अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं। आगे का हम लोग क्या टॉपिक है, सहभाज्य संख्या। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। इसमें क्या कहा गया है, ऐसी 2 या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहभाज्य संख्या कहलाती है। इसका क्या मतलब है, दोनों क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 से शुरू होना चाहिए। और उनमें क्या कंडीशन है कि 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं 2 और 3। तो इसको समझते हैं, 2 का गुणनखंड क्या है, 1 और 2, और 3 का गुणनखंड क्या है, 1 और 3। तो इसमें कॉमन हम लोग का क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। तो यही कहा गया है, जिसमें आपका कॉमन में सिर्फ 1 ही निकल के आएगा, उसको क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपका 5, 9 और 11 लेते हैं हम लोग।
5 किससे किससे जाएगा, 1 से जाएगा और स्वयं से जाएगा। फिर आपका क्या था, 5, 9 और 11, 5 के अलावा फिर 9 हम लोग का किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 3 से जाएगा और स्वयं से जाएगा। फिर उसके अलावा 11 क्या है आपका, 1 से जाएगा और स्वयं से जाएगा। तो इसमें हम लोग कॉमन क्या है, ये तीनों में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 1 है यही इन तीनों में कॉमन है। तो इसी चलते 5, 9 और 11 क्या कहलाएगा हम लोग का, सहभाज्य संख्या है, जिनमें क्या है 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो 5 प्राकृतिक है, 9 प्राकृतिक है, 11 प्राकृतिक है। तो ये तीनों का जो समूह है, ये तीनों का जो ग्रुप है, तो उसको हम लोग क्या, ये तीनों का ग्रुप क्या कहलाएगा, सहभाज्य संख्याएं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या है, सहभाज्य संख्या का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। तो ये जो सहभाज्य संख्या होगा उसमें हम लोग का क्या है, अभाज्य होना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब चलिए दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरे पॉइंट में हम लोग का क्या है, परिमेय संख्या। उसका क्या मतलब है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का क्या मतलब होता है, वो संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है, तथा q किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। इसका क्या मतलब है, ऐसी कोई भी संख्या है, दोनों क्या होना चाहिए आपका, दोनों होना चाहिए, हाँ दोनों आपका या तो वो प्राकृतिक संख्या हो या आपका वो पूर्ण संख्या हो, वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन 2 ऐसी संख्याएं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या होना चाहिए, q, इसका कंडीशन क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो नीचे का संख्या जो रहेगा, मतलब p/q अगर हम लोग लिख रहे हैं तो q हम लोग के किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। क्योंकि अगर 0 के बराबर q हो जाता है तो हम लोग का ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, हम लोग का ये पूरा संख्या हो जाएगा इन्फिनिटी। क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे अगर 0 आता है तो वो क्या कहलाता है, इन्फिनिटी या अनंत। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे क्या है एग्जाम्पल आपका 3/5। तो हम लोग का एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। 3/5 के अलावा मान लीजिए 6/7 है, 1/2 हो सकता है, 700/500 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। जिसमें आपका क्या हो, p/q मतलब ऊपर एक संख्या और नीचे एक संख्या। और क्या होना चाहिए, नीचे वाली जो संख्या है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। मतलब क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक कौन सा है, जैसे हम लोग का 1 है या 2 है, तो ये अगर 2 लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब है, 2/1। 1 का क्या मतलब है, 1/1। तो क्या कहा है यहाँ पे, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग माइनस भी ले लिए तो -5 सपोज ले लिए, तो -5 का क्या मतलब है, -5/1। उसी तरह -100 भी अगर ले लेते हैं हम लोग तो -100 का क्या मतलब है, -100/1। नीचे में हम लोग का 1 होता है। तो इस चलते जितने भी पूर्णांक संख्या है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या अब आता है हम लोग अगले संख्या की ओर, जो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इसमें क्या कहा गया कि वो संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। और इसमें भी क्या हुआ, जहाँ p/q पूर्णांक है तथा q नॉट बराबर 0 है। जैसे इसका एग्जांपल में क्या आ जाएगा, जितने भी आपकी संख्या जो भी कुछ रूट में है, √2, √5, √7, जितनी भी संख्या है जो आपका रूट में है, √11, √13, √17, जो कुछ भी है, ये सभी आपका किस में आएगा, ये सभी आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे पाई का हम लोग मान क्या लिखते हैं, बहुत कोई को पता है 22/7। तो बहुत कोई तो बोलेगा कि ये p/q के फॉर्म में है और q हम लोग का नॉट इक्वल टू 0 भी है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है, ये जो 22/7 है ये पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, ये आपका निकटतम संख्या लिया गया है, ताकि एक वैल्यू लिया गया है जिससे हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये पाई का ओरिजिनल मान नहीं है। इस चलते पाई भी क्या है, वो एक इरेशनल संख्या है या अपरिमेय संख्या। देखिए ये पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है, पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 22/7 पाई का सार्थक मान नहीं है, यह इसका सन्निकट मान है, मतलब इससे अगल बगल का मान है। अब आप लोग देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। इसका देखते हैं वह संख्या है जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है, तो वो क्या है, वास्तविक संख्या कहलाती है। इसको अगर आसान भाषा में समझे तो जो कुछ भी है, चाहे वो परिमेय हो और अपरिमेय, दोनों को मिला के जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। जैसे यहाँ पे जो रूट में आएगा वो भी आपका वास्तविक संख्या होगा, जो p/q के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे 7/4 है p/q के फॉर्म में है, तो ये भी वास्तविक संख्या कहलाएगा। जो पाई है वो भी वास्तविक संख्या कहलाएगी। उसके अलावा जो माइनस है वो भी वास्तविक संख्या कहलाएगी और 0 भी वास्तविक संख्या कहलाएगी। मतलब चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो, वो दोनों क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो आज के क्लास में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
दूसरे टॉपिक के साथ। आज की भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हमारे ग्रुप का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ ज्वाइन होकर डेली के प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।